दोस्तों आज का पूरा पेपर इस हाथरस कांड से रंगा हुआ है। आप लोग जानते होंगे हाथरस की एक बहन थी, 19 साल की थी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत ये आती थी। तो 14 सितंबर को इसके साथ 4 लोगों ने मिलकर के गैंग रेप किया और इसके बाद यहाँ पर इसकी जीभ भी काट दी। जीभ काटने के बाद रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। इतनी स्थिति खराब कर दी कि आखिर वो कारो बच नहीं पाई और कल अंतिम सांस ली। पुलिस ने, प्रशासन ने इस पर कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया कि इसके अच्छे से इलाज करवाएं और आखिरकार कल सफदरगंज अस्पताल में इसकी दिल्ली में मौत हो गई। एक बार फिर से निर्भया कांड का सेम प्रारूप यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अभी हाल ही में निर्भया कांड के आरोपियों की फांसी हुई थी, उसके बाद भी जो रेपिस्ट हैं उनको जरा से भी शर्म नहीं है, डर नहीं है कि क्या होगा, ऐसा करना उचित नहीं है। प्रशासन भी इसको लेकर के ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखा। काफ़ी सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ। कल भी दिन भर सड़कों पर नारे लगते रहे, आंदोलन होते रहे। सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड में है हाथरस वाला कांड ये पूरा। ठीक है, सभी लोग इसके जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी हैशटैग का प्रयोग जरूर करिएगा, जस्टिस फॉर मनीषा। ठीक है, इस तरीके से हैशटैग चल रहा है। और बड़ी दुखद बात है दोस्तों, उसने खुद बयान दिया था कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी जीभ काट दी और सारा कुछ उसने बयान दिया था। उसके बाद भी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें देखिए आप लोग क्या लिखा है कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। ऐसे यहाँ पर काम होते हैं, ऐसे यहाँ पर इतने घिनौने अपराध होते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी सही से छानबीन नहीं होती है, कोई भी रिपोर्ट सही से नहीं आती है। इसका आप सभी लोगों को घोर विरोध करना चाहिए क्योंकि ये एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यूपी की जितनी भी बहन बेटियां हैं, इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी सेफ नहीं है। हालात ये हैं यूपी के। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। पहली अपडेट है यहाँ पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं 30 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। इसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया है। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। आप लोग जानते होंगे कि जिनका अभी हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रमोशन कर दिया गया था, उनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर परीक्षाएं करवाने के आदेश दिए गए हैं बाकी की। यहाँ पर लिखा है पहले उन अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी जिनका बैक पेपर और उसके बाद नियमित सेमेस्टर का इम्तहान होगा। ज्ञात होगा कि 2018 तृतीय सेमेस्टर और 2019 प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की कक्षोन्नति कर दी गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसमें मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट के आदेश के बाद 184 लोगों को सफल किया गया है, जिसमें से सिर्फ 23 अभ्यर्थियों के आवेदन लेने की बात यहाँ पर कही गई है। 23 अभ्यर्थियों से 7 अक्टूबर 2020 से आवेदन मांगे गए हैं कॉलेज चॉइस के लिए, काउंसलिंग के लिए। ये आवेदन फार्म हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब 184 सफल हुए थे तो यहाँ पर 161 अभ्यर्थी अभी भी फंसे हुए हैं। सिर्फ 23 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग क्यों करवाई जा रही है, शासन किस हिसाब से काम करता है, कुछ स्पष्ट नहीं पता चलता है। परिषदीय विद्यालयों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। तो लिखा है अब पारस्परिक तबादले 22 को किए जाएंगे। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन है 12 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म होंगे और 22 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं बेसिक विद्यालयों में तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें जो तबादले होंगे अंतिम सूची 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि दावे व आपत्तियों का निस्तारण 6 से 9 अक्टूबर को किया जाएगा और सत्यापित करके लॉक करने का काम जो होगा 10 से 11 अक्टूबर को होगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण करने की डेट 12 से 17 अक्टूबर होगी और अंतिम सूची का प्रकाशन 22 अक्टूबर को किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता का साक्षात्कार की जो डेट है वो आ चुकी है। साक्षात्कार 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक होगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थियां हैं आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपने इसको शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा देश के तकनीकी संस्थानों में 6 अक्टूबर से दाखिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी को छोड़ सभी प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे एनआईटी में बीटेक के दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये जानकारी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक और केंद्रीय सीट एलोकेशन बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने मंगलवार को दी है। उन्होंने कहा है कि जो
अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ जेईई एडवांस का, इसका रिजल्ट 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और 6 अक्टूबर से जो दाखिले की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं इसके लिए तैयार रहें। हमारी वेबसाइट पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। पीसीएस 2020 की बात कर लेते हैं। पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें पीसीएफ एसीएफ के जो और आरएफओ इस बार जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके एग्ज़ाम साथ ही में कराया जाता है। तो इसके एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं governmentjobcenter.com पर। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ करवाई जाती हैं। तो कल इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग को ही लेकर के अपडेट है। लिखा है आयोग ने सीसेट से भी नहीं लिया कोई सबक। आपने देखा होगा 2018 का जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है उसमें बहुत से बाहरी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयन यहाँ पर बाहरी अभ्यर्थियों का क्यों हुआ है? क्योंकि जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है वो यूपी के अभ्यर्थियों के अनुकूल नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2013 में जब सीसेट लागू किया गया था। उस समय सीसेट के नंबर जोड़े गए थे प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद भारी विरोध हुआ। उसके बाद फिर लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया, हटाया तो नहीं है, क्वालिफाइंग कर दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन अचानक फिर से 2018 में 2017 में और जो 2018 की परीक्षा हुई है 2019 की जो परीक्षा हुई इसमें फिर से बहुत सारे बदलाव कर दिए। इस वजह से ये जो माहौल है, जो पाठ्यक्रम है वो यूपी के अभ्यर्थियों के अनुकूल नहीं है। इसलिए हिंदी माध्यम के जो भी छात्र होते हैं उनका यहाँ पर बहुत नुकसान होता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग जो है सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की नकल करता है। नकल करने से कोई काम नहीं चलेगा। बाकी अन्य राज्य में भी लोक सेवा आयोग हैं, वो अपने पाठ्यक्रम में ऐसे टॉपिक को, ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे उस प्रदेश के युवाओं का चयन होता है। लेकिन लोक सेवा आयोग सिर्फ यूपीएससी की नकल ही करता है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में। तो लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें कल 80% छात्रों ने परीक्षा दी है। इसमें कोरोना पॉजिटिव छात्र भी शामिल हुआ परीक्षा में और 11 शहरों के 56 केंद्रों में एलएलबी की प्रवेश परीक्षा हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना कि पेपर आसान रहा, फटाफट सवाल हल कर लिए थे। राज्य विश्वविद्यालय की जो पीजी की परीक्षाएं वो आज से शुरू हो रही हैं। जो भी अभ्यर्थी अपना आज से परीक्षा में एपीआर हों। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है। पॉलिटेक्निक में जो काउंसलिंग है आज से शुरू हो रही है। ठीक है, इसके जो आवेदन फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे गवर्नमेंट जॉब सेंटर। वहाँ से आप लोग इनको कर सकते हैं काउंसलिंग। आपको बता दें यहाँ पर कि 2,23,566 छात्र इस काउंसलिंग में भाग लेंगे। पहले चरण की काउंसलिंग जो होगी 30 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक चलेगी। चॉइस फिलिंग 2 से 5 अक्टूबर तक चलेगी और सीट अलॉटमेंट 6 को कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट व डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 6 से 11 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। तो ये पहले चरण का यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है। इसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसएससी परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। लिखा है कोविड स्वघोषणा पत्र के साथ ही परीक्षा में मिलेगी अनुमति। आप लोग जानते हैं एसएससी की बहुत सारी परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित हैं। तो जो सामान्य दिशा निर्देश हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, वो एसएससी ने जारी कर दिया है। इसमें आयोग ने 3 भागों में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। पहले भाग में सामान्य दिशा निर्देश को रखा गया है। दूसरे भाग में कोविड के बारे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है और तीसरे भाग में कोविड से जुड़ा स्वघोषणा पत्र शामिल किया गया जिसको सभी परीक्षार्थियों को लेकर के मतलब जाना होगा और वो इसमें वो मेंशन है कि हाँ मुझे कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं आप लोग लेकर के जाइएगा एसएससी की परीक्षाओं में। यहाँ पर भी सभी कुछ लिखा है। ठीक है, परीक्षार्थियों के दिशा निर्देश लिखे हैं कि समय से केंद्र पर पहुँचे, अपने प्रवेश पत्र के साथ रंगीन फ़ोटो ले लीजिए, 2 प्रति लेकर के जाएँ। फ़ोटो जन्मतिथि के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेकर के जाएँ। फेस मास्क की छोटी बोतल ये सब लेकर के जाएँ और घोषणा पत्र लेकर के जाएँ। ठीक है, बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में। तो दोस्तों यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के भरने की जो आज अंतिम डेट है फॉर्म भरने की। जो भी छात्र हैं इस साल की अंतिम डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। हालांकि ये काम आपको नहीं करना, ये काम स्कूलों के प्रधानाचार्य के लिए उनका काम है ये। अगर आपने एडमिशन करवा लिया तो आपकी टेंशन नहीं है, प्रधानाचार्य खुद ही अपना करवाएंगे। यहाँ पर फिर से एक बार वही की गई कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन है 12 से किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे 12 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। हमारे वेबसाइट पर ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। चैन बोर्ड को लेकर के अपडेट है, लिखा है आज चैन बोर्ड का घेराव करेंगे शिक्षक। आप लोग जानते हैं कि प्रधानाचार्य की भर्ती अभी लटकी हुई है चैन बोर्ड से, तो वही लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से बुधवार को 3 बजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की मांग की जाएगी। ठीक है, इनका कहना है कि प्रधानाचार्य की लिखित परीक्षा की भर्ती हो, उसके लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा आज। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो यहाँ पर लिखा है त्योहारी सीजन में 3 लाख नौकरियाँ दे सकती है ई कॉमर्स कंपनियाँ। दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम काम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनियाँ आपके लिए 3 लाख नौकरियाँ लेकर के आ रही हैं। हालांकि जो नौकरियाँ हैं परमानेंट नहीं होंगी, इसमें से लगभग 20% नौकरियाँ हैं जो परमानेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये नौकरियां आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य डिलीवरी कंपनियां होती हैं जैसे ई कॉम एक्सप्रेस, अन्य लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वहां पर भी भर्तियां होंगी। तो अगर आप इन सब भर्तियों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ईबी डिजिटल इन्फो में जुड़ जाइए। वहाँ पर हम पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन मनी अर्निंग टिप्स के बारे में बताते हैं। वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज अमेजन फ्लेक्स का वीडियो 10:30 बजे आएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपके वीडियो के लिए वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।